हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 CMADD का। चैप्टर नंबर 2 है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो बेसिक जो हम लोगों ने एक वीडियो जो है हमारा उसमें आपने देखा होगा कि हमने हर चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू देने का ट्राई किया। उसमें सारा बेसिक कंसेप्ट बताया हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं। अब आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें ICSI का मॉड्यूल ही फॉलो करेंगे। वैसे आप लोग देखिए, ये एक रहता है, सब टीचर्स अपना मॉड्यूल निकालते हैं, नोट्स देते हैं। वो क्या करते हैं कि ICSI को ही कंसाइज करके वो एक मॉड्यूल बना देते हैं। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। वर्डिंग वही रहता है, कीवर्ड्स वही रहते हैं, तो ज़्यादा ठीक है। आपको अगर किसी का समझ में आता है तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन आप ICSI का मॉड्यूल अगर एकदम थॉरोली फॉलो करें तो आराम से पास हो सकते हैं। अलग से नोट्स की या कोई दूसरे मॉड्यूल की कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ती। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप स्कैनर ले सकते हैं। स्कैनर से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक का वेटेज कम है। वैसे अब अपना न्यू सिलेबस जो है वो अभी कुछ दिन पुराना ही है, पर क्या है कि चैप्टर्स का नाम तो चेंज हुआ नहीं है। सॉरी सॉरी, चैप्टर्स का नाम तो चेंज हुआ नहीं है, चेंज हुआ है सब्जेक्ट्स का नाम। चैप्टर अंदर में वही है, मसाला वही पढ़ना है आपको। थोड़ा बहुत 19-21 है, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना है कि बहुत ज़्यादा फर्क। तो स्कैनर में आपको वो मिल जाएगा कि वेटेज आज तक किसका ज़्यादा रहा हुआ है। ये चैप्टर जो है थोड़ा छोटा भी है, इजी भी है। इससे 5 नंबर का एक समझ लो आ सकता है। वैसे इसमें ज़्यादा वो रिकॉर्ड रूम और जब आप आगे चलेंगे तो समझ में आएगा, फिजिकल डेटा रूम और वर्चुअल डेटा रूम का एक डिफरेंस है, जो कि ओल्ड सिलेबस, उसके ओल्ड सिलेबस, उसके ओल्ड सिलेबस, तब से वो चलता आ रहा है और लगभग हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में उसको पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ वैसा है नहीं। देखिए, डॉक्यूमेंट कोई इसमें आपको ज़्यादा एक्ट और सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कंसेप्चुअली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रिपोजिटरी, कोडिंग, आर्काइव, प्राइवेसी कंट्रोल और रिकॉर्ड रूम। इतने आपको की कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ICSI के मॉड्यूल में आप जब पढ़ो तो आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो ही आप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। गाइडेंस की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। Effective documentation provides easy access to the required information on time for the effective and timely utilization of information. What are the statutory provisions with respect to preservation of records? The importance of documentation and record maintenance, and the principles of good documentations, the document management system. अब हम लोग इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कौन कौन से एक्ट्स के अंदर में डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, जो कि इस चैप्टर में कवर्ड है। वो 3 एक्ट है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 और सेबी रेगुलेशंस 2015। अब इसमें बोलता है डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है ये तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही तो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हम लोग जो ईमेल भेजते हैं या रिसीव करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट है।
किसी भी चीज को जब आप पेन और पेपर पे जब भी आप नोट कर देते हैं वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड होता है जो पास्ट के जो एविडेंस होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। हम लोग जो फाइल्स मेंटेन करते हैं, कोई भी काम किया उसकी फाइल मेंटेन किए, आज मान लो मिनट्स है वो भी रिकॉर्ड में आ गया। जो हम लोग आरओसी में फॉर्म्स फाइल करते हैं तो आरओसी की फाइल बनाते हैं वो भी रिकॉर्ड हो गया। अगर कोई लीगल केस चल रहा है उसकी जो फाइल है वो भी रिकॉर्ड हो गया। तो फाइल्स जो भी बनाते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मान लो बैलेंस शीट है पास्ट की, एनुअल रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, एटसेट्रा। तो जो भी पास्ट के डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब कुछ अल्टीमेटली रिकॉर्ड ही कहलाते हैं। केस लॉज हम लोग लास्ट में देख लेंगे एक बार। यहाँ कुछ नहीं बोला है, यहाँ बस इतना बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोर करने के, मेंटेन करने के, रिट्राइव करने के, सर्टिफाई करने के, एक्सप्लेन करने के क्या, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स। तो ये कंपनी सेक्रेटरी के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो वो है। अब आप सब्सिडरी के रिलेटेड रखोगे, जॉइंट वेंचर्स के लिए कंसोर्शियम हुआ है कोई, तो वो और भी कोई जो लीगल अग्रीमेंट्स जो होते हैं, अगर आप इंटर कॉर्पोरेट लोन दे रहे हो तो उसके लेटर, जो रिक्वेस्ट लेटर होता है, रेजोल्यूशन, सब कुछ तो आपको ही मेंटेन करना है। तो कंपनी सेक्रेटरी को ये सब करना होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक अब आया है, पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो कितने पर्पस है आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में 8 पॉइंट्स हैं। इसको आप यहाँ पे मार्क कर लो, 8 पॉइंट्स। इससे कुछ नहीं होता। ये जो 8 पॉइंट मैंने मार्क करवाया कि 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो, 1 2 3 4 1 2 8 करवाया, इससे क्या होता है कि जब आप रिकॉल करोगे आपको याद आएगा अच्छा 8 पॉइंट है। ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर हमेशा माइंड में रखोगे 8 तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी चीज को याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई इतनी टफ नहीं जितना हम लोग उसको बना देते हैं। हम लोग, अब मैं आपको बोलूंगा कि आप 8 नहीं, आप इसमें से 5 पॉइंट याद करो, एग्जाम में आएगा 5 ही लिख देना, ये होगा वो होगा, इजी रहेगा। तो हर चीज इजी करना भी ठीक नहीं है। पढ़ाई करोगे और करना क्या है, पढ़ना ही तो है, उसको तो कम से कम 100% एफर्ट लगा के कर ले। तो पहला है क्लाइंट सर्विस। क्लाइंट सर्विस में कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन इज अ टूल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्व बेटर टू देयर क्लाइंट्स। आपके जो क्लाइंट होते हैं इनके रिकॉर्ड्स को आप जब ठीक से रखते हो, डॉक्यूमेंट्स को ठीक से रखते हो, मान लो आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, आपका एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला, एक पीसीएस हो, आपका एक क्लाइंट है, इसके लिए आप फॉर्म्स फाइल करते हो। तो इसके जो फॉर्म्स फाइल किए वो आपने अपने पास में स्टोर करके रखा है। मान लो इस क्लाइंट को कोई दिन एक फॉर्म नहीं इसकी फाइल में मिल रहा, वो आपसे बोलेगा कि यार पीसीएस जी मेरा ना एक फाइल है, मैंने ये MGT 7 जो फाइल किया था वो कहीं पे मांग रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में देना है, या मान लो आरओसी का ही कोई इंस्पेक्शन चल रहा है, तो आप मेरे को वो दे सकते हो क्या? तो ये जो पीसीएस जी हैं ये बोलेंगे ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, मेरे पास में तो आपकी फाइल मेंटेन्ड है, और ये दे देंगे। तो ये क्लाइंट सर्विस जो है एक अच्छी क्लाइंट सर्विस को दर्शाता है या नहीं, बस सिंपल। सेकेंड है कम्युनिकेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक बेस होता है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए।
आज किसी को अगर रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो वो लेटर क्यों देता है? वो वर्बल भी तो बोल सकता है, लेकिन एक तो रिकॉर्ड और एक डॉक्यूमेंटेशन, दोनों काम यहाँ हो रहे हैं। वो रेजिग्नेशन जब जाके अपने बॉस को देगा, बॉस देखेगा अरे तुमने तो रिटर्न में मेरे को रेजिग्नेशन दिया है, वो उस पे एक्शन लेगा। वो पढ़ लेगा तो पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि उसने रेजिग्नेशन दिया है या फिर रिक्वेस्ट लेटर दिया है अप्रेजल के लिए। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन में काम करता है, फैक्ट्स दिखते हैं, क्लियर होता है। उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो होता है, इस टर्म का मतलब ही होता है जवाबदेही। तो जवाबदेही का मतलब होता है अगर मैंने आपको कोई काम दिया तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो। आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो उसका जवाब तो आप ही दोगे ना, वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो जो डॉक्यूमेंट्स रखता है उसको जवाब देना पड़ता है, सिंपल। जिसकी कस्टडी में है वही जवाब देगा। चौथा पॉइंट है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Documentation is an integral part of professional practice and forms the basis for evidence of professional conduct. सिंपल, खाली इंग्लिश ही तो समझना है और करना क्या है। फिफ्थ पॉइंट लीगल रिक्वायरमेंट। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप प्रिजर्व करो डॉक्यूमेंट्स को फॉर 8 years, कुछ जगह 20 years से भी एलओडीआर भी बोलता है, कुछ जगह परमानेंट। तो ये जो एक्ट्स और लॉज बोलते हैं मैंडेटरीली कि आप इसको मेंटेन करो, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करो, मेंटेन करो, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट हुआ। सिक्स्थ पॉइंट है क्वालिटी। इट कैन बी यूज्ड to evaluate professional practice in terms of peer review, quality review, audits, accreditation process, regulatory inspections और critical। जब आरओसी इंस्पेक्शन करेगा तो काम आएगा, अगर पीयर रिव्यू होना है आपका तो काम आएगा, क्वालिटी रिव्यू होना है तो काम आएगा, कहीं आपको सर्टिफिकेशन लेना है, एक्रेडिटेशन लेना है तो उसमें प्रोसेस में आपको काम आएगा। रिसर्च, डॉक्यूमेंट रहेगा तब तो रिसर्च करोगे। आज हम लोग बोलते हैं ना पुरानी किताबें और हिस्ट्री की किताब, डॉक्यूमेंट्स है तभी तो हम लोग रिसर्च कर पा रहे हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एविडेंस तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से बड़ा और कौन सा एविडेंस होता है बताओ? अगर मैंने कहीं पे साइन कर दिया तो वो एक एविडेंस के तौर पे कोई भी यूज कर सकता है। मैं उस बात से मना नहीं कर सकता कि आई हैव नॉट सेड दिस एनी टाइम। मेरे को मानना ही पड़ेगा कि मैंने वो बात कही है जो कि रिकॉर्डेड है डॉक्यूमेंट में। तो एक बार याद करो अपने कितने पॉइंट पढ़े। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कहीं से भी कुछ भी बता दो, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, क्लाइंट सर्विस, क्वालिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट। बोलो बोलो बोलो। इसीलिए तुम लोगों को नंबर नहीं मिलते फिर। कुछ भी 1 मिनट में भी याद नहीं रहता तुम लोगों को, इतना सिंपल भी याद नहीं है। मतलब मेरा पेन अगर रुक गया फिफ्थ के बाद में तो तुम लोग भी नहीं बता पाओगे। हाँ हाँ हाँ, रिसर्च।
फिर बोलो। 8th पॉइंट बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। 10 तक गिन रहा हूँ, बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे गधों, कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोल देते। बस सो जाओ, सो के बस वीडियो देख लो, पढ़ाई हो गई और कुछ करना नहीं है। तो ये अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। Guiding principles of good documentation. The term documentation includes any or all forms of documentation recorded by a person in professional capacity in relation to his professional duties and includes written and electronic records, audio and visual tapes, emails, facsimils, images, photographs and diagrams, chart, checklist, communication book, management report, incident report, blah 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 blah. Good documentation promotes good corporate governance practices and compliance level of the company and also improves communication and dissemination of information between and across various stakeholders. These guiding principles support professionals, employers, policymakers, and managers in assessment, planning, execution, and evaluation. Also, the good documentation practices and policies demonstrate the professional obligation, accountability, and legal requirement to communicate and record क्लाइंट इंफॉर्मेशन गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। क्या था? बस कागज काला करना है सीएस में, और है क्या? गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं एक डॉक्यूमेंट जो है वो हर चीज को दर्शाता है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज को। इसमें रिटन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी हैं, ऑडियो विजुअल टेप्स भी हैं, ईमेल्स भी है, फैसिमिल्स मतलब सैंपल्स भी हैं, इमेजेस भी है, चार्ट्स भी है, चेकलिस्ट भी है। तो पॉलिसी मेकर और मैनेजर्स को असेसमेंट करने में और प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूशन करने में, इवेल्युएट करने में, सब में हेल्प करता है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल में शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या है? ए डॉक्यूमेंटेशन शुड बी क्लियर, साफ होना चाहिए, कॉन्साइज, अप टू द पॉइंट होना चाहिए, कंप्लीट, इनकम्प्लीट तो चलेगा ही नहीं, कंसेक्यूटिव, सीरियली होना चाहिए, कॉन्टेम्पररी जो नियम है उसके हिसाब से, कॉम्प्रिहेंसिव, समझ में आना चाहिए, बहुत ज्यादा वास्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा कम भी नहीं, करेक्ट, सही तो चाहिए ही, गलत क्यों चाहिए भाई? क्लाइंट सेंट्रिक, क्लाइंट को जो हेल्प करे, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन करनी, कोलैबोरेटिव, मिलजुल के काम करना है। व्हाट इज गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। गुड डॉक्यूमेंट practices is a set of best practices for documentation and record keeping. Best practices documentation record keeping. It aims to preserve the data integrity of important documents and records and can also serve as guidelines for how to record information and store data appropriately. चलो मेरे साथ में फिर से बोलो। Good documentation practices is a set of best practices for documentation and record keeping. It aims to preserve the data integrity of important documents and records and can also serve as guidelines for how to record information and store data appropriately. कोई भी डॉक्यूमेंट जो है पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया। हाँ, क्या है? एरर नहीं होना चाहिए, करेक्शन बार बार नहीं होना चाहिए, नहीं साइन किया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है, बार बार लाइंस खींची हुई है, वाइटनर लगाया हुआ है, रिकॉर्डिंग नॉट इन सीक्वेंस। तो ये पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस है। गलतियां करोगे, उसको
वाइटनर लगा लगा के छुपाओगे, कोई डिटेल में कुछ नहीं। अब आते हैं गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस में। हमेशा टाइम पे होना चाहिए, रिटेन करना होगा टाइम पीरियड के लिए जितने के लिए बोला गया। कंसाइज, लेजिबल, लेजिबल मतलब पढ़ने लायक होना चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए। पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स पावा। क्लियर एग्जांपल्स, ठीक है, ये कुछ है नहीं, एक बार वन टाइम रीड है। अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए क्या क्या करना होगा? जैसे ही हुआ उसको रिकॉर्ड कर लो, जैसे ही इवेंट हुआ वैसे ही रिकॉर्ड कर लो। डिले मत करो रिकॉर्ड करने में। रेफरेंस नोट्स का यूज करो, कंफ्यूजिंग मत बनाओ, एक मत बनाओ, अनरीडेबल मत बनाओ। कंप्यूटर सिस्टम और डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर वैलिडेटेड होना चाहिए। हैंड रिटन मत रखो आज के टाइम में। अनऑथर सॉरी ऑथोराइज पर्सनल का भी यूज लिमिटेड होना चाहिए। अनऑथराइज को तो यूज करने ही नहीं देना है। बैकअप हमेशा रखो, आर्काइव करो जैसा जहाँ करना है। फालतू में किसी को भी हाथ में मत दे दो डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक कंसेप्ट होता है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ नहीं, आप समझो क्या है। डीएमएस बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक डॉक्यूमेंट को हम लोग जो हार्ड कॉपी ऑफ फाइल्स रखते हैं, तो डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी नहीं करके स्कैन कर लो, एंड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट is stored in secured हार्ड ड्राइव्स बोल लो उसको, या सर्वर्स बोल लो। जो भी बड़ी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट बोल लो। किसी का नहीं होगा तो आगे मेरे को बोलोगे आप तो बोले थे कि सब में ऑलमोस्ट ऑल बिग कंपनीज, वहाँ डीएमएस यूज होता है। वो क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करके रखते हैं। कल को कोई अगर काम छोड़ के चला भी जाए तो इजीली ट्रेस हो जाए, इसकी एक डायरेक्टरी भी बना के रखते हैं। अल्टीमेटली ये पेपरलेस। आज ही एक न्यूज आई, आज है 6 अगस्त 2025। आज न्यूज आई कि दिल्ली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आज से पेपरलेस होने का काम वहाँ स्टार्ट हो गया। सारे एमएलएस को आईफोन 16 प्रो दिया गया है। तो गवर्नमेंट भी पेपरलेस हो रहा है। जहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा पेपर का काम होता था, हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स बाय यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम and software to store, manage, track electronic documents and electronic images, proper based information captured through the use of scanner। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स का कोई काम, ये कभी कभी पूछ सकता है कि डीएमएस का क्या क्या एडवांटेजेस है। चेक इन चेक आउट हम लोग चेक कर सकते हैं। लॉग रजिस्टर होता है, जो भी इसमें लॉग इन करेंगे उसका रिकॉर्ड, फिर लॉग आउट किए तो लॉग आउट करेगा, तो जो भी लॉग इन करेंगे उसका वहां पे मार्किंग हो जाएगा कि इसने लॉग इन किया अपने यूजर आईडी पासवर्ड से। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, साइमल्टेनियस एडिटिंग, डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, रोलबैक ऑप्शन, रिट्रीव ऑप्शन, ईज आउट इन ऑडिट ट्रेल, एनोटेशन स्टैम्प्स। स्टैम्प्स एनोटेशन स्टैम्प क्या हुआ,
who used it and when he used it। तो इसमें टाइम स्टैम्प लग जाएगा और यूजर आईडी भी लग जाएगा। ऑडिट ट्रेल क्या है? ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है ये इम्पोर्टेंट है ऑडिट ट्रेल समझना, क्योंकि ये जो एमसीए का अमेंडमेंट आया था साल 2 साल पहले, तो ऑडिट ट्रेल को मैंडेटरी कर दिया गया और स्टैट ऑडिटर को बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा कि अपने रिपोर्ट में कि कंपनीज जो है ऑडिट ट्रेल का फीचर रखी हुई है। अब आते हैं ऑडिट ट्रेल का मीनिंग क्या होता है। आपने आज एक एंट्री किया, अब इस एंट्री में एक और कोई करेक्शन किया या इस एंट्री को चेंज किया, मान लो 6-8 को किया था, ये आपने 12-8 को इसमें करेक्शन किया, तो ऑडिट ट्रेल बोलता है कि ये जो एविडेंस है एंट्री और उसका करेक्शन का जो एविडेंस है, ये आपको ऑडिट ट्रेल बोल के जो फीचर है वो होना चाहिए। वो बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कब किया गया था और इसमें चेंज या करेक्शन कब हुआ, जिससे कि ये पता चले कि कोई फॉल्स एंट्री तो नहीं की गई है इसको चेंज करने के लिए। जो एंट्री चेंज होगी उसका फिर प्रूफ मांगेंगे कि क्यों आपने इसको चेंज किया, क्या जरूरत पड़ गई थी। समझ गए ऑडिट ट्रेल क्या होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में, वर्जन कंट्रोल। जितनी बार सेव करोगे उतनी बार वर्जन चेंज होगा। साइमल्टेनियस एडिटिंग, एक तरफ सेव्ड डॉक्यूमेंट और एक तरफ आप उसमें चेंज कर पा रहे हैं। लॉकिंग अनलॉकिंग इजी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या नहीं है, दोनों कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, खुद ही सोच लो, खुद ही आंसर बना लो, इसमें कुछ हाथी घोड़ा है नहीं। एडवांटेज यही होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यूज करने में इजी होता है, मेहनत बचती है, सर्च करना बहुत ही आसान होता है, पोर्टेबिलिटी, लैपटॉप लेके घूमते रहो, डॉक्यूमेंट आपके साथ साथ घूमता रहेगा। यही एडवांटेजेस है। कॉस्ट इफेक्टिव, आपको रिकॉर्ड रूम नहीं सेटअप करना पड़ रहा है, आपको उसके लिए एक फाइलिंग क्लर्क नहीं रखना पड़ रहा है। इजी तो है ही यूज करना। हम लोग आजकल सॉफ्ट कॉपी और यूट्यूब इंस्टाग्राम के ज़माने में हम लोग तो ज़्यादा सॉफ्ट कॉपी पे ही फेवर करते हैं। हम लोग अभी कोई बोल दे फाइल मेंटेन करने के लिए तो पसीना छूट जाए। पहले बड़ी बड़ी अलमीरा होती थी, उसमें इतनी सारी ढेरों फाइल, उसका रिकॉर्ड कीपिंग, फिर उसका डायरेक्टरी, फिर उस डायरेक्टरी से निकालो कि ये फाइल कहाँ किस रैक नंबर में किस रो नंबर में रखी हुई है। ऐसा लगता था कोई फैक्ट्री के स्टोर रूम में। सर्चेबिलिटी ढूंढने का भी बता ही दिया, मेहनत उसमें बता ही दिया। पोर्टेबिलिटी, कहीं लेके जाओ, वर्जन ट्रैकिंग, जितनी बार चेंज करोगे उसका वर्जन वो अपडेट होता रहेगा, डेट मॉडिफाइड। डिसएडवांटेजेस, अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो क्या करोगे, तो बैकअप रखना पड़ेगा। फॉर्मेट रिस्क, किसी कारण से अगर डिस्क फॉर्मेट हो गया तो सब कुछ उड़ जाएगा। रिलायबिलिटी, भरोसा कम हो पाता है, क्योंकि पेपर में क्या है कि आप चेंज करने में 4 बार सोचोगे, उसमें पेन चलाओगे पता चल जाएगा, जेरोक्स करोगे पता चल जाएगा, कलर जेरोक्स करके उसमें कुछ चेंज करोगे तो भी 80% चांस है कि पता चल ही जाएगा, 20% ही है कि वो निकल जाए। रिलायबिलिटी इसीलिए नहीं आ पाती है ना। पेपर को तो आप कैसे भी चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में तो कितना भी एडिटिंग, और आजकल तो फोटोशॉप और ये सबसे कुछ भी चेंज कर दोगे तो रिलायबिलिटी का इशू आता है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एडवांटेज में भी था और डिसएडवांटेज में भी है। क्यों है? कहीं भी ले जा सकते हो, ये एक एडवांटेज है, कहीं भी ले जा सकते हो, ये एक डिसएडवांटेज है। लैपटॉप खो गया तो क्या करोगे? कोई अगर फ्लाइट में जा रहे हो, सो गए
और कोई उसको लेके बैकअप कर लिया तो क्या करोगे? दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है, तो बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट। पहली बार कोई सेक्शन की बात होगी। अब यहाँ पे सेक्शन 120, इसको हाईलाइट कर लो हाइलाइटर से। सेक्शन 120 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 2013, रूल 27 एंड 28 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि रूल वन सेक्शन 120 और रूल 27 28 क्या बोलते हैं। प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कर सकते हो, यही बताते हैं ये सेक्शंस। The provisions also provide for inspection of documents maintained in electronic form. States that any document, record, register, etc. that are required to be kept by a company are allowed to be inspected, or copies to be given to any person by a company under the act may be kept or inspected, or copies given as the case may be in electronic form. Rule 27 provides that every listed company or a company having not less than 1000 shareholders or debenture holders or other security holders may maintain its रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? सेक्शन पढ़े 120, रूल पढ़े 27 एंड 28 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिन रूल्स 2014। और दूसरी जगह कौन सा एक और सेक्शन पढ़े जो कि कहीं नहीं पढ़े? ये 27 जो है ये बोलता है कि लिस्टेड कंपनी जिनका 1000 लिस्टेड शेयर होल्डर से ज्यादा है उसको अपना रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखना चाहिए। और सेक्शन 120 बोला कि कंपनीज एक्ट का कि डॉक्यूमेंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो। और जब भी इंस्पेक्शन का कंसेप्ट वैसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। जैसे एजीएम होती है, आप लोग पता नहीं किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो या नहीं करते हो, पर मेरे हिसाब से मान लो कि डीमैट अकाउंट खोलना आजकल बहुत इजी है। पैन नंबर, आधार नंबर, 2 जीरो ग्रो, क्या क्या आजकल आ गए बहुत सारे ऐप्स। एक डीमैट अकाउंट खोल लो। डीमैट अकाउंट में कुछ नहीं तो मान लो कि कोई ढंग की कंपनी आईटीसी 400-500 रुपए का रीजनेबल दाम में है, रिलायंस 2000-2500, तो वो तो महंगा हो जाता है। स्टूडेंट हो आप लोग, कोई भी एक सस्ता सा शेयर खरीद लो, सुजलून ले लो, 60-70 रुपीज का एक शेयर, एक दो लेके रख लो। जब एजीएम होगी तो देखना उसमें जब नोटिस आएगा, या आप किसी भी कंपनी की लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट में जाके इन्वेस्टर सेक्शन में जाके वहां से नोटिस डाउनलोड कर लो। लेटेस्ट 2025 के अब बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं अभी, क्योंकि सितंबर में तो एजीएम करनी है सबको, अभी से चालू हो गया। रिलायंस का अभी तक नहीं आया वैसे। तो नोटिस डाउनलोड करके आप उसमें पढ़ो, देखो उसमें लिखा हुआ होगा कि डॉक्यूमेंट शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। अभी वर्चुअल मीटिंग ज़्यादा हो रही है इसीलिए ऑनलाइन, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो जब मीटिंग चलती रहती है तो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, जब एजीएम चलती है तो आपको ड्यूरिंग एजीएम शेयर होल्डर्स कैन इंस्पेक्ट register of members, register of directors and KMPs,
रजिस्टर ऑफ चार्जेस, प्रोफेशनल के बच्चों चार्ज तो समझते ही होंगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड एमपी, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर मान लो लोन्स गिवन। तो इतने बेसिक रजिस्टर्स आपको एजीएम में रेडी रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्पेक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आपको सॉरी आपको इंस्पेक्शन के लिए रखना होगा। सेक्शन 91 है, वो बोलता है कि अगर कोई शेयर होल्डर चाहे आपसे लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स मांगे तो उसको दीजिए, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा तभी तो देंगे। सॉफ्ट कॉपी तो आजकल दे पाएंगे इतने, जो 1-1 लाख शेयर होल्डर्स की लिस्ट अगर प्रिंट करके भेजने लगे तब तो फिर प्रिंट करने वाला भी सोचेगा कि क्यों ये सेक्शन है। तो कंपनीज एक्ट भी टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं करें। डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में। ये तो बेसिक बात आपको पता होगी कि सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का डेफिनेशन का सेक्शन होता है, एक्सेप्ट आईबीसी। उसमें सेक्शन 3 है डेफिनेशन का सेक्शन, which includes summons, notice, requisition order, declaration form, and register whether issued, sent, or kept in pursuance of Companies Act under any other law for the timing in force, otherwise maintained on proper electronic form. Record means any register, index, agreement, memorandum, minutes, or any other document required by the Act or rules made thereunder to be kept by a company. Therefore, such document and record can also be maintained in electronic form. However, records in electronic shall be maintained in such manner as board of directors of the company may think fit, provided that records are maintained in same format in accordance with all the requirements as provided in the Act. The information as required in the provisions of the Act, the rules made thereunder. सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रूल 28 बोलता है कि जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो उसको सिक्योर भी रखना होगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या किसी ऑफिसर को ऑथोराइज किया जाएगा कि आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स का। इसे लिखता हूँ, मेरा भी कभी कभी ना ऑथोराइज करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन से कि मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी डायरेक्टर, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, उसको एडिक्वेट मतलब उसको प्रोटेक्शन देना होगा, उसको लॉस के लिए इंश्योर करना होगा, डैमेज नहीं होना चाहिए, सिग्नेटरी जो है इलेक्ट्रॉनिक वो गलत रिकॉर्ड नहीं साइन कर दे, मीडिया जो है उसको सही से सेव करना होगा, नॉन रीराइटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉन इरेजेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि पीडीएफ वर्जन होता है। बैकअप तो लेना ही होगा रेगुलर इंटरवल में। एक्सेस कम से कम लोगों को दिया जाए जिससे कि सेफ्टी ज़्यादा रहे, कोई उसको गलत जीरोक्स करके रिप्रोड्यूस ना कर ले, और कोई भी ऐसा स्टेप ले जो कि सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखने में हेल्प करे। अब आते हैं हम लोग फिजिकल रिपोजिटरी में। फिजिकल रिपोजिटरी में क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर रिकॉर्ड जो है या डेटा जो है वो स्टोर और मेंटेन होती है। Repository can be a place where multiple databases or files are located for distribution over a network, or a repository can be a location that is directly accessible to the user without having to travel across a network. रिपोजिटरी का मतलब है कि एक ऐसी डेटाबेस का एक जो सर्वर हम लोग जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क हुआ, वो रिपोजिटरी है जहाँ पे सब कुछ जमा हो रहा है, जहाँ पे सब कुछ सेव हो रहा है। आप कहीं भी रहो, दुनिया में किसी भी कोने में रहो, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब ये जो शुरुआत में मैंने बोला था कि वर्चुअल एंड फिजिकल डेटा रूम, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ऑल्टरनेटिवली ये पूछ ही लेता है कि इसका डिफरेंस बताओ। तो फिजिकल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस तो आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि क्या होता है। खुद भी दिमाग लगाओगे तो बोल दोगे कि फिजिकल जो है, फिजिकल के लिए कोई रूम नहीं मेंटेन करना पड़ रहा है। सॉरी 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 सॉरी, वर्चुअल के लिए कोई रूम नहीं मेंटेन करना पड़ रहा है, फिजिकल के लिए रूम मेंटेन करना पड़ेगा। वर्चुअल के लिए
लॉगिन आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, फिजिकल में लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। वर्चुअल डेटा रूम 1 मिनट में बस हार्ड डिस्क में पार्टीशन किए, एक सेट किए, बस हो गया। एक पेन ड्राइव खरीदे, हो गया, वर्चुअल डेटा रूम सेटअप हो गया। लेकिन फिजिकल के लिए तो पूरा का पूरा फर्नीचर बनवाओ, अलमीरा रखवाओ, और बहुत। तो जब इतना करोगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा फिजिकल को बनाने में और मेंटेन करने में, लेकिन वर्चुअल में इतना कॉस्ट नहीं लगेगा। कन्वीनियंस तो ऑलवेज सॉफ्ट, और इस जनरेशन को, जेंजी को तो इजी वर्चुअल ही लगना है। आप सिक्योर भी वर्चुअल को ज़्यादा रख पाओगे, फायरवॉल्स लगा दो, एंटीवायरसेस लगा दो, यही है बस। कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर बहुत बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग। कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि फाइल नेम्स जो है वो कैसे सेव हो, कैसा होना चाहिए। तो इस टॉपिक में बेसिकली बस इतना ही आपको जानना है कि जो कंप्यूटर में फाइल को सेव करते हैं वो कैसे करते हैं। फाइल का नेम जो होता है वो अंडरस्कोर के साथ होना चाहिए, डैश के साथ होना चाहिए। अगर कोई डेटेड डॉक्यूमेंट है तो उसके बगल में न्यूमेरिकल्स में डेट लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, the file name should be unique and consistently structured, be persistent and not tied to anything that changes। 25 से 35 कैरेक्टर होना चाहिए। अगर कोडिंग के लैंग्वेज में लिख रहे हो तो 001 002 ऐसे होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए। लोअर केस लेटर में यूज करो तो ऐसे करो। अगर डेट यूज करना है तो ईयर मंथ डेट करो, या ईयर मंथ डेट ऐसे करो। अब ये एक टेबल दिया हुआ है, 10 बेसिक रूल्स दैट कुड सर्व एज अ जनरल गाइडलाइन स्ट्रक्चरिंग फोल्डर एंड फाइल नेमिंग आर। अगर एक ड्राइव में कोई फाइल को सेव कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए। मान लो MGT7 फाइल कर रहे हो तो डी ड्राइव में ABC फोल्डर में फाइनेंशियल ईयर दे दो, फिर 16-17 दे दो, फिर एनुअल रिपोर्ट रिटर्न दे दो AR, फिर MGT7 सेव कर दो। मतलब 1 साल के फोल्डर में एक MGT7 सेव कर दो। ऐसे मत करो कि कंपनी का नाम लिखे, फिर पूरा फुल फॉर्म लिखे, फाइनेंशियल ईयर, फिर पूरा फुल में 16-17, फिर पूरा पूरा फुल फॉर्म में एनुअल रिटर्न, फिर फॉर्म। सर्च रिपोर्ट अगर आप सेव कर रहे हो तो ABC कंपनी तो ABC शॉर्ट में लिख दिए, सर्च रिपोर्ट अंडरस्कोर बीच में देने, स्पेस नहीं देके अंडरस्कोर दिए, इनवॉइस दे दिए इसका। तो ये 10 रूल्स है कि आपको एलिमेंट शुड बी ऑर्डर्ड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल। वन टाइम रीड है ये, आप रीड करोगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इसमें पढ़ाने लायक कुछ है नहीं। सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंट्रोल में ही सर्कुलेट करना चाहिए, ऐसे हर किसी को दे नहीं सकते। जहाँ जरूरत है वहां देना पड़ेगा, तो वही सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स, तो इसके लिए ऑपरेटिंग लॉग्स, हम लोग लॉग्स अभी बहुत बार पढ़े हैं कि लॉग इन लॉग आउट, इंस्पेक्शन होगा तो कौन कौन, किसको किसको हम लोग एक्सेस दे रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, कौन कौन इसको मॉनिटर कर सकता है परफॉर्मेंस को, इंफॉर्मेशन एनालिसिस कौन कौन कर सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ आती है, रेगुलेशन 9 जो है, अब यहाँ पे LODR की बात आई है। रेगुलेशन 9 बोलता है कि 2 तरह से प्रिजर्वेशन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, तो जहाँ इम्पोर्टेंट हम लोग रुक के धीरे धीरे पढ़ेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ तो क्या है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो परमानेंट इन नेचर होता है उनका प्रिजर्वेशन, मतलब हमेशा हमेशा के लिए रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, कंपनीज के मिनट बुक है, इनको हमेशा ही रखते हैं। कोई उसके बाद में पैन कार्ड है, ये सब तो परमानेंट ही है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नॉट लेस देन 8 ईयर्स, मतलब 8 ईयर्स तक तो आपको मिनिमम रखना ही है। 8 ईयर्स से पहले आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक
लिटिगेशन डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे कोर्ट लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस चल रहा है, ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है जब तक केस चलता है तब तक आपको रखना पड़ेगा, और 8 साल तो रखना ही है। अगर कोई ऑर्डर आ चुका है तो 8 साल, अगर रनिंग है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये एक मॉडल पॉलिसी है, ये कभी पूछता भी नहीं है कुछ, इसमें पढ़ने का है नहीं। अब आते हैं रिकॉर्ड रूम में। रिकॉर्ड रूम जो हम लोग सीमेंटेड एक कमरा बनाएंगे जहाँ पे हम लोग फाइल्स रखेंगे, तो बोलते हैं वहाँ ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमिडिटी का पूरा ध्यान रखना होगा, 30% से 40% के बीच में हो, उससे ज़्यादा ना हो। टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कागज़ अपने आप जलने लगेगा तो जस्ट जोकिंग, ऐसा होगा नहीं। लाइट, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट होनी चाहिए जिससे कि फाइल अगर बत्ती चली भी जाए तो भी दिखाई देगी कौन सी फाइल निकालनी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डे लाइट आनी चाहिए ना, तब तो पेपर में ह्यूमिडिटी कम होगी, मॉइस्चर कम बैठेगा तो पेपर खराब नहीं होगा। प्रिवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड कंट्रोल, प्रिवेसी तो बाप रे बाप, इलेक्ट्रॉनिकल आजकल डॉक्यूमेंट्स में और किसी चीज़ को ही प्राइवेट रखना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आपको फायरवॉल्स यूज़ करने होंगे, प्रोटो पासवर्ड्स यूज़ करने होंगे, सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट प्रोसेसर एंड प्रोसीजर्स यूज़ करने होंगे। हाँ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शुड बी स्टोर्ड इन लॉक्ड फाइल कैबिनेट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, पासवर्ड। एन्क्रिप्शन का मतलब समझते हो आप लोग? ये एक अलग लैंग्वेज में सेव हो जाता है फाइल, इसको ब्रेक, इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करना पड़ता है। डिक्रिप्ट जिसको पता होगा वो ही कर पाएगा, तो ये एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाती है। जब आप लोग नाम सुने होंगे रैंसमवेयर वायरस, तो रैंसमवेयर क्या करता है, किसी भी फाइल को एन्क्रिप्ट कर देता है, आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं करेगा। तो वो लोग पैसे मांगते हैं, कुछ लोग पैसे दे भी देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, दे भी देते हैं तो उनका डिक्रिप्ट वो लोग करते नहीं है बाय द वे। क्लियर देयर डेस्क, घर जाने से पहले एम्प्लॉइज को अपना टेबल साफ करके जाना चाहिए कि कोई आदमी पेपर उठा के नहीं ले जाए कॉन्फिडेंशियल। जो लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर रहे हो तो मॉनिटर में एकदम डेस्कटॉप पे ही कॉन्फिडेंशियल, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, रात बहुत हो गई ना। डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को। कॉन्फिडेंशियल मार्क करो, आप देखे होंगे कभी कभी एक एनवेलोप आता है अगर, तो उस पे लिखा रहता है, ड्राइंग देख रहे हो भाई, वाह, एनवेलोप में लिखा रहता है, जो फ्रंट साइड होता है ना इसका, उसमें लिखा रहता है कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक प्लेस में कौन डिस्कस करता है, लेकिन आप कैफे कॉफी डे में बैठ के कॉन्फिडेंशियल बात को डिस्कस मत करो, ईमेल से हर कुछ मत भेज दो किसी को जो कि कॉन्फिडेंशियल हो। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि ऊपर से क्या क्या केस लॉस थे। अपनी बात हुई थी स्टार्टिंग में कि केस लॉस लास्ट में देखेंगे हम लोग, तो अब लास्ट आ गया है, बहुत ही खुशी की बात है। पहला केस लॉ यही था। क्या केस था इसमें, नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड अपडेटेड रजिस्टर ऑफ मेंबर। एसडीयू होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसको बेंगलोर रजिस्ट्रार का इंस्पेक्शन आया था वहां पे। तो इंस्पेक्शन में जो है सेक्शन 88 बोलता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, तो इंस्पेक्शन में वो MJT 1 फॉर्म में होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो वो ठीक से मेंटेन नहीं था, तो जब मेंटेन नहीं था तो नॉन कंप्लायंस के लिए
हियरिंग बुलाई गई, फिर लास्ट में इम्पोज किया गया क्या, पेनल्टी। किस पे, कंपनी पे भी और डायरेक्टर्स पे भी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस लो आता है वेल्सपन प्रोजेक्ट लिमिटेड और वर्सेस नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अहमदाबाद बेंच। इसमें क्या हुआ था कि रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग जो है उसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं दिया हुआ था, वो पुराने कंपनीज एक्ट के हिसाब से था, तो उसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं था और लगभग 8 साल के लिए ऐसा किया गया था, तो इसमें पेनल्टी दिया गया था। लेकिन फिर क्या वो कंपाउंडिंग करवा के फाइन लगा लास्ट में। फाइन पेनल्टी तो समझते होगे आप लोग, कंपाउंडिंग कराते हैं उसको फाइन बोलते हैं, कम बेसी हो सकता है, पेनल्टी पेनल्टी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। क्या हुआ था, सेक्शन 118 बोलता है कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को मानो आप लोग, उसके हिसाब से जो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता है बोर्ड मीटिंग का, वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं था। तो मैनेजमेंट ने बताया कि वो डेलिबरेट नहीं था, वो मतलब मेरे से गलती से इनएडवर्टेंट मिस्टेक हो गई, तो इसको हम लोग रेक्टिफाई कर देते हैं, तो रेक्टिफाई हुआ, लेकिन पेनल्टी लास्ट में लगी कंपनी पे। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मूव्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसमें कुछ केस स्टडी है नहीं। नॉर्थ अमेरिकन रीजनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो बोला कि हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस करेंगे, तो ऐसे करने लगा। 5 लाख रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट किया गया, इसमें कुछ खास नहीं है। अर्जुन पंडित राव कोटकर और कैलाश कुशन राव बोरंतयाल एंड अदर्स सिविल अपील थी 20825। ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको सेक्शन 65A और बी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर में माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि 65B का जो सर्टिफिकेट है वो सिक्योर्ड नहीं है जिनके पोजीशन में है, ऐसा जो बोला गया वो गलत है। तो एक जज को एप्लीकेशन की जा सकती है कि वो सर्टिफिकेट हम लोगों को दिखाओ। अगर वो इंसान मना करता है कि हम नहीं देंगे आप लोगों को डॉक्यूमेंट, तो मिशेलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तमिलनाडु। यहाँ क्या हुआ, आरओसी तमिलनाडु 18 अक्टूबर 2022 को एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करता है पेनल्टी इंपोज करते हुए कि कंपनी जो है जनरल मीटिंग में अटैच नहीं किया स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बताओ, मेन डॉक्यूमेंट को ही अटैच नहीं किया। एक्चुअली क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर जो ऑडिटर्स देते हैं, तो इसमें क्या हुआ था, इस केस में सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिया था, क्वालिफिकेशन दिया, तो उस पे डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ और हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे। तो वो बोर्ड्स रिपोर्ट में उन्होंने नहीं दिया था, तो चला गया लिटिगेशन में, पेनल्टी लग गई। अनिल कुमार पोद्दार बोनांजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था कि कंपनी जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर मेंटेन करती है, हम लोग जो उस टाइम बात किए थे ना एजीएम में इंस्पेक्शन होता है, तो वो इंस्पेक्शन के लिए मना कर रही थी। तो जो एप्लीकेंट है उसके पास 10 शेयर्स थे, वो कंपनी को बार बार कर रहा था कि हम मेरे को इंस्पेक्शन करने के लिए आना है। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन बोलता है कि आप कभी भी बिजनेस आवर्स में आके इंस्पेक्ट कर सकते हो। आप 1 शेयर रखते हो या 10, उससे कोई मतलब नहीं है, 1000 रखते हो, 1 शेयर वाला भी आके इंस्पेक्ट कर सकता है रिकॉर्ड्स को। कुछ रिकॉर्ड जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, तो ये सब वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है। तो बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, ये सब आ सकता है, वो देख सकता है कोई भी शेयर होल्डर। आप लोग भी शेयर्स को होल्ड करो, रिलायंस का 1 शेयर लो और जाके मेकर चैम्बर हेड ऑफिस में जाके बैठ जाओगे, हम लोगों को रजिस्टर दिखाइए, तो तुम्हारा एकेडमिक भी स्ट्रांग हो जाएगा भाई, रिलायंस का रजिस्टर देखोगे तो।
तो जो मिनट्स और ये सब उसको देखना था वो मिला नहीं। कंपनी का कहना था कि वो हम लोगों को हरासमेंट करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो एमसीए ने बोला कि इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू ऑल कंसर्न सर्टिफाई कॉपी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आरओसी कंसर्न येट द was therefore apparent that he is not a bona fide applicant, the applicant deserve to be dismissed। अब क्या हुआ वो इसमें नहीं दिया हुआ, यही मुश्किल है अपने इंस्टीट्यूट के साथ में। आधा अधूरा ज्ञान देके छोड़ देते हैं ये लोग। ठीक है, इसका केस नोट करके रखता हूँ, अगली क्लास में या फिर एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर में कि आखिर क्या हुआ इसका। आगे जानिए क्या हुआ। नेक्स्ट केस लॉ कौन सा बच रहा है? ये कुछ ऐसे ही है, यूएस ट्रक का। अपने को क्या काम, रेनबैक्सी ने क्या बोला? चलिए फिर अपना ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। एक बार इसका रिवाइज जरूर कर लेना। बिल्कुल भी टाइम पास मत करना, पढ़ाई करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।